स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे और क्या कुछ आज हुआ है देश भर में, देश दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले खबर सियासत से जुड़ी हुई, जिसमें कि बिहार में बीजेपी की हार के बाद एक बयान आ रहे हैं। तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार और लालू यादव से उनके घर जाकर मुलाकात भी की है। ऐसे में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी तुलना कुत्ते से कर दी। आज बीजेपी के सांसद और पार्टी से खफा चल रहे बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा लालू यादव से मिलने पहुंचे और उनको जीत की मुबारकबाद दी। उसके बाद शॉटगन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और उनके गले मिलकर उनको बधाई दी। पारिवारिक मित्र होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते मैं उनको बधाई देने गया था अपना नीतीश बाबू को, और अभी मैं लालू जी को बधाई देंगे। बीजेपी में आपकी स्थिति बनी रहेगी सर? क्यों, अभी तक तो शक नहीं मुझे। अगर आपको ज्यादा पता होगा, मुझे जहां तक पता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि ये सवाल खड़ा हो कि बीजेपी में स्थिति बनी रहेगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव के दौरान भी इशारों में पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी। अब पार्टी की हार के बाद बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना कुत्ते से करके इस विवाद को गरमा दिया है। ऐसा है कि जब गाड़ी चलती है कुत्ता नीचे चलता है, कुत्ता समझता है गाड़ी मेरे भरोसे चल रही है। तो ये पार्टी कोई एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती है, पूरा संगठन है और यहाँ पर एक बड़ी श्रृंखला है। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बहाने बीजेपी पर हमला किया है। कैलाश विजयवर्गीय अकेला नहीं है कुत्ता प्रेमियों में। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि कुत्ते के पिल्ला जब गाड़ी के नीचे आता है उनको कष्ट होता है। पहले तो मैं समझता था विपक्ष को कुत्ते बोलते हैं, अब ये आपस में कुत्ता आपस में बोलने लग गया, तो ये भाषा तो इनको सुधारना ही पड़ेगा। बिहार चुनाव के दौरान कई एक के बाद एक विवादित बयान दिए गए। चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन आपत्तिजनक बयान अब एक बार फिर आया उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री आजम खान की ओर से। चीजों से मुल्क में बहुत अमन पैदा हुआ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में बहुत प्यार पैदा हुआ, शांति पैदा हुई और राजनीतिक राक्षस मारा गया। बहुत अनर्थ हो जाता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। इस वक्त पूरे देश में अराजकता होती, अफरा तफरी का माहौल होता और न जाने कितने गांव और कितनी बस्तियां इस वक्त खुशी के नाम पर जल रही होती। बीजेपी संसदीय बोर्ड की एक अहम बैठक हुई है और बिहार की हार के बाद में इसकी समीक्षा भी की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अरुण जेटली ने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर लड़ा, इसलिए भी हम हारे। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक हुई। बिहार चुनाव में हार के बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सदस्यों ने शिरकत की। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माना कि महागठबंधन के वोटों के एक साथ आने की वजह से एनडीए की हार हुई। बिहार में जो चुनाव परिणाम आया उस मैंडेट का परिणाम का हम लोग आदर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नई सरकार बिहार में विकास और प्रगति लाने का प्रयास करेगी। अरुण जेटली ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष और संगठन मंत्री विस्तार से इस हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी बिहार में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर जो बयान दिया वो गलत नहीं था, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत थी और उन्होंने माना कि हार की कई वजहों में से ये बयान भी एक था। हार के अनेकों कारण होता है, उस कारण में एक कारण ये भी है कि बयान आए ऐसे समय में नहीं आना चाहिए था और उस बयान को तोड़ मरोड़ करके समाज में परोसने का काम लालू जी ने बहुत बाखूबी से किया और बिहार की जनता ने लालू जी की बात को समझ ली। हम लोग बाद में उसको क्लैरिफाई किया, हम लोगों की बात पर विश्वास लोगों को नहीं हुआ। अरुण जेटली ने उम्मीद जाहिर की है कि नीतीश कुमार अपने सहयोगियों को मना लेंगे जीएसटी बिल पर समर्थन के लिए और उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में अभी विकास की बहुत गुंजाइश बाकी है। नेटवर्क 18 से खास बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अब बिहार में चुनाव खत्म हो गए हैं और वहां विकास रफ्तार पकड़ेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और बिहार में विकास की संभावनाएं हैं। The arithmetic of the Grand Alliance was much bigger than us. If these parties contesting separately during the Lok Sabha election, you total up their votes,
it's almost close to what they got now. बिहार में हार पर अरुण जेटली ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीतीश कुमार जीएसटी को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि वो जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत को तैयार है। बिहार चुनाव में बीजेपी की हार के बाद विपक्षी ही नहीं, उनके अपने भी उन पर अब कई किस्म के आरोप लगा रहे हैं। तंज शिवसेना ने भी सामना के जरिए कसा और निशाने पर लिया अमित शाह को। सामना में लिखा गया कि नीतीश की नीति के आगे सब अड़ गए। बीजेपी की दिल्ली में हुई हार के हवाले से सामना ने लिखा कि जिन लोगों ने दिल्ली के परिणाम को गंभीरता से नहीं लिया, उनको अब बिहार के नतीजों को गंभीरता से लेना होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि लोकसभा जीत का श्रेय मोदी ने जिन अमित शाह को दिया था, वही अमित शाह बिहार में भी ताल ठोक रहे थे, मगर बीजेपी को धूल चाटनी पड़ी। पिछली बार की तरह बीजेपी के ये चाणक्य की उतनी सीटें तो दूर, पहले से भी बुरी हालत में पहुंच गए। सामना ने माना कि इसकी वजह है नीतीश कुमार ने डींगे नहीं मारी और बिहार की जनता को विश्वास में लेकर काम करते रहे। सामना ने बेहद तीखे अंदाज में लिखा कि सत्ता और धन को ठूस कर एक बार जीता जा सकता है, बार बार नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है और का आरोप लगाया है कि उनकी भाषा असंसदीय है, अशोभनीय है और असहिष्णु भी है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो बयान इस चुनाव के परिणाम आने के बाद आया था, उसे लेकर पलटवार आरएसएस का आया है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा है कि राहुल गांधी की भाषा बेहद अमर्यादित और अलोकतांत्रिक थी। उन्होंने कहा कि राहुल के बयान से कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। वैद्य ने कहा कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के जमाने से ही कांग्रेस इस तरह के असहिष्णु बयान देती रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की तमाम राजनीतिक कोशिशों के बावजूद वो लोग संघ की लोकप्रियता को रोक नहीं पाए। दरअसल कल राहुल गांधी ने आरएसएस को समाज को बांटने वाला संगठन बताया था। उन्होंने कहा था कि बिहार की जीत हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने वाली विचारधारा के खिलाफ जीत है। बिहार के इन चुनाव परिणामों का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। भारी गिरावट के साथ आज शेयर बाजार खुले। हालांकि कुछ हद तक ये संभला भी, बावजूद इसके 150 अंकों की गिरावट के साथ ही बाजार बंद हुआ है। जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था, आज बाजार में ठीक उसी तरह से शुरुआत की थी। सेंसेक्स आज 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला और ये गिरावट बढ़कर 500 अंकों से ज्यादा की हो गई। वहीं निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा गिरकर खुला और ये गिरावट बढ़कर करीब 180 अंकों तक रही। माना जा रहा था कि ये बिहार चुनाव के नतीजों का असर है, लेकिन आरजेडी का मानना है कि ये फैरी गिरावट है। ये जो बाजार नियंत्रित बाजार का जो अनियंत्रित बाजार का जो ये पूरा मामला है, इसको भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है नव उदारवादी दौर में, और उसकी भी शुरुआत बिहार से ही होगी, मैं आपको पुख्ता यकीन दिलाता हूं। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 144 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब कांग्रेस इसके जल्द सुधरने की उम्मीद जता रही है। उनको लगा कि सरकार कमजोर हो गई है, सरकार हार गई है, तो निवेशकों का विश्वास थोड़ा कम हुआ है, शायद इसलिए मार्केट गिरा है, मगर हम आशा करते हैं कि मार्केट सुधरेगा। तो आज शेयर बाजार में मंदी देखी गई, लेकिन बाजार में रौनक थी क्योंकि आज धनतेरस है और बड़ी तादाद में लोग देश की राजधानी दिल्ली में भी बाहर निकले और उसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम भी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में ये जाम लगा है। दिल्ली नोएडा लिंक रोड और फिरोज शाह रोड पर लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियां यहां रेंगती हुई दिखाई दे रही है। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, दिल्ली के और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह की मुश्किल आज दिल्ली वालों को देखनी पड़ रही है? सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इलाके प्रभावित हुए हैं वो पूर्वी दिल्ली है और लुटियन जोन है जो नई दिल्ली का इलाका है वो है। इसके अलावा जो पश्चिमी दिल्ली है, रोहिणी, द्वारका, यहाँ भी जाम का असर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि धनतेरस की वजह से बाजार में निकलने वालों की वजह से दिल्ली थम सी गई है, तो ये गलत नहीं होगा और कम से कम नहीं तो 10 से 11 बजे से पहले सड़कों पर फंसे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं है फिलहाल। शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक लंबा जाम दिल्ली के सड़कों पर आज शाम देखने को मिला। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में 2 इमारतें आज झुक गई। खास बात यह है कि जिस वक्त ये इमारत झुकी, इसमें कुछ लोग रह रहे थे। आनन फानन में खाली कराया गया और फिर एमसीडी ने इसे जमींदोज कराया। राजधानी दिल्ली के सफदरगंज एन्क्लेव में शनिवार की सुबह बेहद हैरत अंगेज वाकया पेश आया, जब वहां की 2 बहुमंजिला इमारतें टेढ़ी हो गई।
एक इमारत 4 मंजिल की थी और दूसरे में 9 मंजिलें थी। इमारतों को टेढ़ी होते देख पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने एमसीडी और पुलिस को इत्तला कर दी। एमसीडी के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर इमारतों का मुआयना किया और उनको गिराने का आदेश दिया, जिसके बाद दोनों इमारतों को बुलडोजर लगाकर जमीन दोज कर दिया गया। जब वे दोनों इमारत टेढ़ी हुई उस वक्त लोग इस मकान में रह रहे थे। ये दोनों इमारत 2 भाइयों की थी। सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन दिल्ली में अब लोगों की एक आम तकलीफ समझ में आ रही है और वजह है प्रदूषण। हालांकि सरकारी दावे ये हैं कि रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है। पंजाब में धान की फसलों को जलाए जाने से दिल्ली का प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। दिल्ली में प्रदूषण का मानक 60 mgcm है, जबकि आज ये 164 mgcm दर्ज किया गया है। सरकार अब दिवाली को लेकर सतर्क है। दिल्ली सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है कि पर्यावरण को किसी साफ रखने के लिए और बच्चों को जागरूकता फैलाने का जो अभियान इको क्लब का चल रहा है। उधर प्रदूषण सांस के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। यही नहीं, आंखों में जलन सामान्य बात हो गई है। इस मौसम में अस्थमा के मरीजों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पांच महीने की पाबंदी के बाद नेस्ले को एक बार फिर बाजार में लाया गया है। मैगी बाजार में उतारी गई है। नेस्ले ने यह जानकारी दी है कि बाजार तकरीबन 100 ऐसे चुने गए हैं जहां मैगी दोबारा लौटी है। 2 मिनट्स इंस्टेंट नूडल्स मैगी एक बार फिर से बाजार में आ गई है। करीब 5 महीने पहले मैगी में लिड की ज्यादा मात्रा की खबरों के बाद उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। नेस्ले ने एक बार फिर से देश के 8 राज्यों को छोड़कर बाकी हिस्सों में इसको लॉन्च किया। As a result of the crisis that we went through, there will be some consumers who will be doubting on whether the product is safe. And I can only tell you as Nestle that quality and safety is at the core of this organization. मैगी पर बैन की वजह से कंपनी को करीब 530 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। मैगी के सीएमडी ने आज पत्रकारों को बताया कि देश भर के 100 शहरों में करीब 300 रिटेल स्टोर पर मैगी को लॉन्च कर दिया गया है। मैगी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर 3 लैब से अपने प्रोडक्ट की जांच करवाई थी। वन रैंक वन पेंशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बावजूद भी इस पर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। दरअसल कई मांगे मान ली गई है, लेकिन कुछ मांगे नहीं मानी गई है। ऐसे में रक्षा मंत्री ने कहा है कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। शनिवार को केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। उस नोटिफिकेशन पर कुछ लोगों ने ऐतराज जताया था। आज रक्षा मंत्री के एक बयान ने इस विवाद को और हवा दे दी। डेमोक्रेसी है, हर एक को डिमांड करने का अधिकार रहता है, लेकिन जितना मैक्सिमम उसका मेन जो डिमांड था वो हर एक को एक रैंक में एक पेंशन, वो हमने पूरा कर दिया। वन रैंक वन पेंशन के लिए लंबे समय से आंदोलन चला रहे सैनिकों ने रक्षा मंत्री के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और उनसे इसको वापस लेने की मांग की है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने आज सुबह स्टेटमेंट दिया है। हम इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट अपने डिफेंस मिनिस्टर से सोच रहे हैं। ये दुख की बात है। श्रीनगर में एक युवक की मौत के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। पुलिस बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी यहां करना पड़ा। श्रीनगर की सड़कों पर आंसू गैस के गोले दाग रहे ये सुरक्षा बलों के जवान प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करना चाह रहे हैं। दरअसल पिछले गुरुवार को पुलिस के आंसू गैस के गोले से एक युवक की कथित मौत के बाद से तनाव था और भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। आज जब सुरक्षा बलों को वहां से हटाया गया तो अचानक से प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शन के उग्र होने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले से कई लोग जख्मी हो गए। प्रदर्शन के बाद फिर से पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।